नमस्कार साथियों, यूपीपीसीएस वन में आपका स्वागत है। 27 जुलाई को होने वाले आरओ एग्जाम हेतु हमारी टीम द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज की श्रृंखला का यह दूसरा टेस्ट है, जिसका डिस्कशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इस टेस्ट सीरीज का पहला सवाल है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वीपो के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि वीपो की स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 में वीपो की स्थापना, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, बौद्धिक संपदा संगठन। तो जो भी रचनात्मक गतिविधियां होती हैं वह इसको बढ़ावा देगा और जितनी भी विश्व की बौद्धिक संपदा है उसका संरक्षण करेगा वीपो। इस हेतु इसकी 1967 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इस प्रश्न का पहला कथन है, इसके अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में विश्व में सर्वाधिक जेन एआई पेटेंट दायर किया। जेन एआई मतलब जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटेंट। ठीक है, इस यह पेटेंट किसके दायरे में आता है? तो 2014 से 2023 तक इसने एक रिपोर्ट निकाली, पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट। इसी के अंतर्गत जेएनएआई पेटेंट आता है। ठीक है, तो जेएनएआई पेटेंट दायर करने में सबसे ज्यादा किस देश ने जेएनएआई पेटेंट दायर किया? तो चाइना ने। चाइना ने सबसे अधिक पेटेंट दायर किए। उसके बाद अमेरिका आता है, उसके बाद कोरिया, फिर जापान, फिर इंडिया। इंडिया 5वें नंबर पर आता है और यहाँ दिया गया विश्व में सर्वाधिक। इसके हिसाब से यह कथन जो है गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1350 पेटेंट दायर करने के साथ साथ इंडिया 5वें नंबर पर रहा है और 38,210 पेटेंट दायर करने के साथ चाइना पहले नंबर पर रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो एक डेट नोट कीजिए आप, 26 जुलाई 2024। 26 जुलाई 2024 को यूनेस्को, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, वहां पर उसकी एक समिति है, विश्व विरासत समिति। नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र चल रहा था। इसी मौके पर अमेरिका और भारत ने पुरावशेषों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया। तीसरा सवाल है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्रह पर तरल पानी की खोज की है? तो मंगलवार नहीं, मंगल होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, तो एक पत्रिका निकलती है, पत्रिका का नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। इस पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित होता है, मंगल ग्रह की मध्य परत में तरल पानी। ठीक है, ऊपरी परत नहीं, निचली परत नहीं, मध्य परत में तरल पानी। ठीक है, इस जो अध्ययन होता है इसमें बताया जाता है कि ऊपर अगर मंगल ग्रह के ऊपर जो चट्टान है, ठीक है, चट्टान की जो बाहरी परत है उसको हटा दिया जाए, तो फिर 10 से 20 किलोमीटर उसके अंदर जाया जाए तो वहां पर महासागर होने की आशंका जताई गई है। ठीक है, तो मंगल इसका आंसर हो जाता है। चौथा सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? अमेजन नदी। अमेजन नदी साउथ अमेरिका में फ्लो करती है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह कहाँ पर फ्लो करती है? तो ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ पे गुयाना हाईलैंड है। इन दोनों को अलग करती है, इन दोनों के बीच में अमेजन नदी बहती है। ठीक है, अमेजोन नदी के जो रेन फॉरेस्ट है उसको सेल्वास कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सेल्वास को पुनर्नवीनीकरण के लिए, इनको नया जीवन देने के लिए $225 मिलियन का बॉन्ड विश्व बैंक ने जारी किया है, जो 9 वर्ष की अवधि के लिए होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन में विश्व बैंक पहले नंबर पर है, तो विश्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखा गया काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन काप्स। ये काप्स जो है, काप्स 4, चौथे नंबर का काप्स, काप्स 4 है। ये किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। 21 अगस्त 2024 को, 21 अगस्त 2024 की इसकी जो पूर्ण क्षमता है 700 मेगावाट, 700 मेगावाट की पूर्ण क्षमता के साथ यह गुजरात राज्य में शुरू कर दिया गया। ठीक है, कब? 21 अगस्त 2024 को, काप्स 4। इसके पहले काप्स 3 भी आया था। ठीक है, और फिर भारत सरकार एक ऐसी योजना ला रही है कि 2031-32 तक, कब तक? 2031-32 तक भारत सरकार इसी के जैसे 14 और रिएक्टर बनाएगी। ऐसी योजना भारत सरकार लाने का विचार कर रही है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इस चुनाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन में दो पार्टी के बीच में चुनाव होता है, एक लेबर पार्टी, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 साल से ब्रिटेन में शासन कर रही थी, लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ तो तख्ता पलट हुआ। लेबर पार्टी 412 सीटों के साथ चुनाव जीतती है। कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं कि कौन से नंबर के? तो 58वें नंबर के, 58वें नंबर के कीर स्टारमर जी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है।
सेकंड स्टेटमेंट है, भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? तो चेन्नई में एक चैंपियनशिप आयोजित की गई, एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप। ठीक है, एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप कहाँ? चेन्नई में आयोजित की गई है। इसमें डायना पुंडोले जी जो है वो चैंपियन बन गई। डायना पुंडोले जी 2 बच्चों की माँ है। सातवें नंबर के क्वेश्चन के बाद से आवाज़ चली गई थी, माइक बंद हो गया था। इस वजह से 8वें नंबर के सवाल से हम इस वीडियो को पुनः रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, 8वें नंबर का सवाल है, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून क्या है? मान लो कि मैं किसी ऑफिस में वर्क करता हूँ। ठीक है, ऑफिस में वर्क करता हूँ, 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, 5 बजे तक कार्य करता हूँ। तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं बॉस की बात सुनता हूँ, बॉस की बात मानता हूँ, सारे ईमेल्स का रिप्लाई देता हूँ, सारे मैसेजेस के साथ कनेक्ट करता हूँ। लेकिन क्या है कि 5 बजे के बाद मेरी एक निजी लाइफ चालू हो जाती है। तो 5 बजे के बाद जब मैं ऑफिस से बाहर आया, तो ना मैं अपनी बॉस के किसी मैसेजेस के रिप्लाई चाहूँ तो करूँ, चाहूँ तो ना करूँ, चाहूँ तो उसको सीन करूँ, चाहूँ तो ना करूँ। मतलब मैं अपनी पूरी वर्क लाइफ से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया और अपनी निजी लाइफ में आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट। तो राइट टू डिस्कनेक्ट लागू करने वाला हाल फिलहाल का देश है अमेरिका। लेकिन अमेरिका राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को लागू करने वाला पहला देश नहीं है। इसके पहले यूरोपियन यूनियन के सभी देश राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? रूमी 1 क्या है? रूमी 1 दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है, जिसे 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया। 24 अगस्त 2024 को इसे लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। पुनः प्रयोज्य मतलब आसमान में एक बार गया, अपना कार्य करके वापस आ गया। ठीक है, इसलिए इसको पुनः प्रयोज्य कहते हैं। ये भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है, अब इसको बनाया किसने है? तो चेन्नई में एक कंपनी है, स्टार्टअप स्पेस जोन। इसने किसके साथ? मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर इस रूमी 1 का निर्माण किया है। इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश कौन है? भारत। अगला सवाल है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की? ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर सपनों की उड़ान पत्रिका लॉन्च कब की? 24 अगस्त 2024 को। 24 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर हमारा लैंडर जो है विक्रम लैंडर, वह उसने सॉफ्ट लैंडिंग करी। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो भूविज्ञान मतलब खनन, तो खनन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई। 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पुरस्कार का आवंटन किया। अगला सवाल है, स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ? जून 2015 में यह मिशन लॉन्च हुआ। देश के जो 100 सिटी हैं उनको स्मार्ट सिटी बनाने का मिशन रखा गया कि जो देश की 100 सिटीज़ हैं उनको स्मार्ट सिटीज़ बनाया जाएगा। इस योजना के अंदर जितना भी खर्च आएगा वो केंद्र द्वारा प्रायोजित होगा। तो यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। अब इसके कथन देखते हैं। पहला कथन, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया। तो यह गलत हो जाता है, इसे जून 2015 में लॉन्च किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में सरकार द्वारा इस मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, हाँ, तो यह जो मिशन है इसके अंदर जो भी परियोजनाएं थी उनमें से 90% परियोजनाओं के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। बाकी बची हुई जो 10% परियोजना है उनके लक्ष्य को हासिल करने हेतु इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किया? ठीक है, तो भीष्म क्यूब्स हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वह यूक्रेन गए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले। जेलेंस्की को उन्होंने 4 भीष्म क्यूब्स भेंट किए। भीष्म क्यूब्स क्या है? एक प्रकार का ये हेल्थ क्यूब्स है। इसके अंदर ले जाके, मतलब अगर कोई सैनिक अगर घायल होता है तो इसके अंदर ले जाके उसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट एड से या लेस होगा, मतलब ऑक्सीजन वगैरह इसके अंदर होंगे। तो ये भीष्म क्यूब है। भीष्म क्यूब प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यूक्रेन इसका आंसर हो जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना के पलानी में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में खोजा गया है, जो कि 2492 कैरेट का है। तो दुनिया का पहला हीरा कहाँ होगा? पहला सबसे बड़ा हीरा कहाँ होगा? तो पहला सबसे बड़ा हीरा साउथ अफ्रीका में है, जिसकी खोज 1905 में की गई थी।
यह 3016 कैरेट का है। दूसरा वाला 2492, पहला वाला 3016 कैरेट। 16 नंबर का सवाल है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खोला गया है? कानू, कानू का मतलब क्या होता है? कानू मतलब होता है कि सदाबहार वन। कानू अर्थात होता है सदाबहार वन। और कानू क्या है? कानू दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र है, एक प्रकार का पुस्तकालय है जो कहाँ खोला गया है? कर्नाटक में। इसकी स्थापना THRC द्वारा की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में 1 जून 2024 से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू होंगे। तो यह गलत हो जाता है। जुलाई से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू होंगे। 21 दिसंबर 2023 को संसद के पटल पर इन कानूनों को रखा गया, जिसमें IPC को BNS से बदला गया, CRPC को BNSS से बदला गया, और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर करके इन कानूनों को मंजूरी दी, और उसके बाद 6 महीने के बाद जुलाई में 3 नए कानून लागू हुए। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, IPC के स्थान पर लागू भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो UPS। इसके पहले था NPS और सबसे पहले था OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम को बदल के NPS आया, NPS को बदल के UPS आया। ठीक है। तो जैसे ही केंद्र ने UPS की घोषणा की तो उस समय महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल था। चुनाव के माहौल को देखते हुए महाराष्ट्र ने दूसरे दिन ही UPS को अपने राज्य में लागू कर दिया। तो लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गौ जाति प्रजाति मिथुन, जिसको बॉस फ्रांटलिस भी कहते हैं, का पंजीकरण किया है? तो असम ने किया है। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका ने भारत सहित कुल 35 देशों को अपने देश ने वीज़ा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है। 21वें सवाल पर आते हैं, ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक जीवन के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है, यह हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, वे मातृ देवी की पूजा करते थे। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है, वो मातृपूजक थे, मातृपूजक समाज था। अगला स्टेटमेंट है, यहाँ से कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो सही है, यहाँ से कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। सी है कि शेर धार्मिक पंथ का प्रतीक था। तो शेर इस समय धार्मिक पंथ का प्रतीक नहीं था। वृषभ जो है, वृषभ की मूर्तियाँ मिली है कहाँ पर? मालवा और राजस्थान में। मालवा और राजस्थान में वृषभ की मूर्तियाँ मिली हैं। जो वृषभ जो था, मतलब जिसको बैल कहते हैं, वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक माना जाता था। ठीक है। जो कि अगला स्टेटमेंट है, मालवा में वृषभ की मूर्तियाँ मिली हैं। तो सी स्टेटमेंट जो है इसका आंसर, ये कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जन में सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक होती थी, जो कि गलत हो जाता है। 100 के अंडर ही होती थी। ठीक है। लेस देन 100 हुआ करती थी, 100 से कम। अगला स्टेटमेंट है, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। तो यह सही हो जाता है। जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है, क्योंकि लोग कबीले के अंग थे और उस समय राज्य या जैसे मतलब जो राज्य होती है, राजा जैसी कोई संकल्पना आई नहीं थी। ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है, यह सही हो जाता है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, ऋचाओं में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है। यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल है, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसके अनुसार संसार नित्य एवं स्थायी है। तो यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है, क्योंकि इसके अनुसार संसार अनित्य है। और यह कारण कथन यानी कॉजल थ्योरी पर बिलीव करता है, जिसके अनुसार संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वह विशिष्ट परिस्थितियों तथा कारण से उत्पन्न होती है। इसलिए संसार की सभी वस्तुएं सापेक्ष और परिस्थितियों तथा कारण विशेष पर निर्भर होती है। इसी के कारण वह क्षणिक है, स्थायी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि इसके अनुसार संसार अनित्य एवं क्षणिक है। दूसरा स्टेटमेंट है, संसार अनात्म है। तो यह सही हो जाता है, इसके अनुसार संसार अनात्म है। तीसरा स्टेटमेंट है, मध्यम मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो हाँ, यह स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करके दुखों से मुक्ति पा सकता है। ऐसा ये धर्म, बौद्ध धर्म वाले मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए। तो स्टेटमेंट सही है।
अगला स्टेटमेंट है, अशोक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो स्वयं पढ़ नहीं सकते। इसके लिए उन्होंने धम्म नाम के अधिकारी की नियुक्ति करी थी। धम्म नाम की, कौन से? धम्म नाम के अधिकारी की। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूध भेजे थे। तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूध भेजा था। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्यों भेजा था? क्योंकि गया में बुद्ध का मंदिर बनवाना चाहते थे जो राजा थे मेघवर्मन जी। तो इनके कहने पर समुद्रगुप्त ने गया में बहुत बड़े बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। तो हम इलाहाबाद का अगर प्रशस्ति अभिलेख देखते हैं तो उसके अनुसार समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, समुद्रगुप्त का अभिलेख अयोध्या से प्राप्त हुआ है। तो गलत है, इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। ठीक है, 26वां सवाल है, पांड्य राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगास्थनीज को पांड्य देश की जानकारी थी। हाँ, तो इनके जो लेख थे उसके अंदर पांड्य देश था उसकी जानकारी मिलती है। तो स्टेटमेंट सही हो जाता है। और मेगास्थनीज ने ही पांड्य को मोतियों का देश कहा था, क्योंकि यहाँ पे मोती के जो कारखाने थे उनका विकास हुआ था, इसलिए इसको मोतियों का देश कहा जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। अगला सवाल है, वैशेषिक दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वैशेषिक दर्शन के बारे में यहाँ बात करनी है। पहला स्टेटमेंट है, यह सामान्य और विशेष के बीच कोई अंतर नहीं करता। तो यही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यह सामान्य और विशेष के बीच में वैशेषिक दर्शन अंतर करता है। अगला सवाल है 28 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कारण और कथन वाला सवाल है। कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। सही हो जाता है। भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। आपको पता है, पहले गजनवी वंश आया जिसके सुल्तान थे महमूद। उन्होंने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। लेकिन जो राज्य स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो वह मोहम्मद गौरी को दिया जाएगा। ठीक है, गजनवी वंश के। तो जो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, यह सही हो जाता है। कारण है इसका, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, जिसके कारण ही तुर्की आक्रमण जो थे वो सफल हो पाए, क्योंकि उस समय राजनीतिक एकता नहीं थी, लोग एक दूसरे से लड़ते थे। इसीलिए कारण और कथन दोनों सही है, और यह कारण इसकी सही व्याख्या भी करता है। अब सूची में लाने वाले सवाल आ गए हैं। तो सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। सुल्तान भवन जो था वो इल्तुतमिश का था। लाल महल किसका है? तो लाल महल बलबन का है। जमात खाना मस्जिद किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का है। अगला सवाल है, इसमें भी मतलब मिलान करना है। ताजुर मसीर किसकी है? तो हसन निजामी जी की रचना है। ठीक है। फिर खजाइन उल फतूह किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो जी की रचना है। तारीख़ मुबारक शाही किसकी रचना है? तो याहिया बिन अहमद शरहीन की रचना है। फतवा जहांदीरी जियाउद्दीन बन्नी की रचना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा। अगला ये भी है, इसको भी मैचिंग करना है। रणथंबोर हमीर देव से संबंधित है। चित्तौड़ आपको पता है राणा रतन सिंह जी से। देवगिरी राजा रायचंद्र राय से। और गुजरात कर्णदेव जी से संबंधित है। 32वें नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 32वां सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ है? 1562 में। तुकारोई का युद्ध कब हुआ? 1575 में। मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ? 1561 में। उड़ीसा पर करनानी विजय कब हुई? 1568 में। ठीक है, तो सबसे पहले 3-1-4-2 डी आंसर हो जाता है। ठीक है, सूची मिलाने वाला सवाल आ गया है। अधिकारी और उससे विहित करते हुए पूछा गया है, जो आयोग में बार बार पूछा जाता है। तो दीवानी तन अधिकारी किससे संबंधित है? तो वह जागीर व वेतन को देखने वाला अधिकारी हुआ करता था। मुस्तारफी क्या हुआ करता था? मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण किया करता था। मुशरिफ जो था वो कार्यालय के संभालने के लिए था। और वाक्यानवीस क्या था? प्रमुख घटनाओं के फरमानों को सूचीबद्ध करता था। 34वें नंबर का सवाल जो है, इसमें कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। ठीक है, तो जिंजी जो है, जिंजी महाराष्ट्र में नहीं तमिलनाडु में पाया जाता है।
जिंजी क्या है? जिंजी को दक्षिण का ट्रॉय किसने कहा था? अंग्रेजों ने जिंजी को दक्षिण का ट्रॉय कहा था। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना, तो यह स्टेटमेंट जो है वह सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना गया, तो यह गलत हो जाता है क्योंकि बालाजी विश्वनाथ नहीं, बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना गया है। अगला स्टेटमेंट है बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को दक्कन प्रांतों की चौथ व सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए बाध्य किया था, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट है बाजीराव प्रथम ने पश्चिमी तट पर स्थित पुर्तगाल क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, वो उस पर अपना अधिकार कर नहीं पाए थे। ठीक है, इसी वजह से पुर्तगाली वहाँ पर जाके अपना जो अधिकार है वो स्थापित कर पाए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है 1750 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था, तो यही गलत हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है 1750 नहीं 1756 में वो नवाब बना। उसके बाद फिर उसने अंग्रेजी फ्रांसीसी को हुक्म दिया कि वे किलेबंदी ना करें, रोकें। फ्रांसीसी मान गए, अंग्रेज नहीं माने। तो फिर आपको पता है कि कैसे ब्लैक फैक्ट्री का मतलब वो कांड हुआ, फिर कैसे रॉबर्ट क्लाइव आया और प्लासी का युद्ध हुआ। ऐसी ये सारी घटनाएं आपको पता होगी। अगला सवाल है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का अधिकार सौंपा गया, तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि को प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। स्थायी बंदोबस्त में एक बार जो राशि निर्धारित कर दी गई थी वही चलती रहती। ठीक है, सूची को सुमिलित करने वाला सवाल आ गया है। तो ब्रह्म समाज जो है वो कलकत्ता में है, मानव धर्म सभा सूरत में है, आर्य समाज बम्बई में है, नदवा और उल्मा कहाँ पर है? लखनऊ में। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अगला सवाल है कथन है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। जी, चौरा चौरी की घटना हुई, महात्मा गांधी जी को आघात लगा, उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। कारण है इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू जी ने विरोध किया, तो विरोध तो किया था लेकिन यह इसका कारण बन नहीं पाता। अगर यहाँ पे चौरा चौरी घटना होती कारण में तो यह कारण बन जाता और इसका कथन और कारण दोनों हो जाता, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? 29 से 31 मार्च 1931। भगत सिंह की फांसी कब हुई? भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च 1931। पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932। ठीक है, तो यह जो है इनकी डेट है, इस हिसाब से आप इनको मैच कर लीजिएगा। फिर ये सूची मिलाने वाला सवाल आ गया है इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1748 में एक्सला सापेल की संधि हुई। ला बुर्जनास ने मद्रास पर अपना अधिकार कब किया? 1746 में। और डुप्ले को अपने पद से कब हटाया गया? 1754 में, जिसके बाद फ्रांसीसी खत्म हो गए। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम से उनकी घटना को जोड़ना है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो मार्च 1946। मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 14 जुलाई 1945। फिर यही है कि पुस्तक किसके द्वारा कौन सी लिखी गई है? मिलाना है। तो महात्मा गांधी द्वारा कौन सी? हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी गई। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड। अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे को लगता है मैंने आपको पहले सॉल्व करा दिया है, उसी हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा।
चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत 27 फरवरी 1931। अगला सवाल है 46 नंबर का, हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर का जो कथन है, हिमालय के अग्रभ्रंश मतलब HFF हिमालय फ्रंटल फॉल्ट्स हिमालय को तिब्बत से अलग नहीं करता है या शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है। किसको? शिवालिक को भारत के नॉर्दर्न प्लेन से। 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बराक की सहायक नदियां हैं? बराक नदी कहाँ से है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी निकलती है। इसके बेसिन में मणिपुर, मिजोरम, असम, बांग्लादेश ये सभी आते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदियाँ है, जीरी और मधुरा इसकी सहायक नदियाँ है। रद्धाक जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ना कि बराक की। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर हो जाता है, केवल एक और दो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय उपमहाद्वीप के जलवायु की विशेषता है? भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कौन सी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता होती है कि उसमें लगभग पूरे वर्ष अपेक्षाकृत उच्च तापमान रहता है और शुष्क ऋतु जो शीत ऋतु होती है वह शुष्क होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये उसकी विशेषताएं हैं। उच्च दैनिक तापांतर नहीं पाया जाता भारत में। अगर आप साउथ में जाएंगे तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापांतर, और नॉर्थ में जाएंगे तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का तापांतर पाया जाता है। सॉरी, नॉर्थ में 3 से 4 डिग्री और नॉर्थ में 3 से 4 15 से 20 डिग्री और साउथ में 3 से 4 डिग्री का। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह स्टेटमेंट जो है वह गलत हो जाता है, क्योंकि काली मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और MP में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक स्पीसीज युग में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा पाई जाती है? ठीक है, तो पश्मीना बकरियों में पश्मीना ऊन पाया जाता है, अंगोरा खरगोश में अंगोरा ऊन पाया जाता है, तो यही इसका जो है आंसर हो जाता है। अगला सवाल है, सूची में लाने वाला केंद्र और खनिज। तो मकूम जो है वो मकूम केंद्र जो है वो कोयले से संबंधित है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क से संबंधित है। कोरापुट जो है वो बॉक्साइट से संबंधित है। चित्रदुर्ग जो है वो मैग्नीज से संबंधित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 52 नंबर का सवाल, भूस्खलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भूस्खलन क्यों होते हैं? भूस्खलन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही भूस्खलन होते हैं। भूस्खलन बता के नहीं होती है कि ज़मीन कहती नहीं कि अब मैं गिरूंगी, यह एक आकस्मिक और कदाचारिक घटना होती है, तो यह सही हो जाता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, यह तब होते हैं जब ढाल मंद होता है। ढाल मंद होगा तो भूस्खलन नहीं होगा, ढाल को तीर होना पड़ेगा भूस्खलन के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा है, खनन क्रिया भी भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है। तो भूस्खलन बस खाली प्राकृतिक नहीं होते हैं, नेचुरल और मैन मेड दोनों प्रकार के भूस्खलन होते हैं, तो जो खनन क्रिया है वो भूस्खलन के लिए जब जिम्मेदार है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। 53 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो जो भोरघाट दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र में है। भोरघाट महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसमें से मुंबई पुणे हाईवे और रेलवे मार्ग में निकलता है। मुंबई पुणे हाईवे और रेल मार्ग में निकलता है। ठीक है, 54 नंबर का सवाल है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। इसमें जलप्रपात और नदी है। दूध सागर जो जलप्रपात है वो कहाँ? मांडवी नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है, और जोग प्रपात जो है वो शरावती नदी पर है। 55 नंबर का सवाल है, यहाँ पर भी हमको सूची मिलानी है फसल और उसके अंदर जो बीमारी होती है उसके नाम से। तो गन्ना में रेड रॉड पाया जाता है, धान में खैरा रोग मिलता है, अरहर में झुलसा रोग मिलता है जिसको लेट ब्लैड भी कहते हैं, और आलू में उकटा है यानी बिल्ट नाम का रोग पाया जाता है। ठीक है, अगला इसने पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यह कर्नाटक में नहीं महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों वायुमंडल नहीं है? इसीलिए अगर ध्वनि तरंगें जो निकलती हैं अगर उनको संचरण करना है तो संचरण करने के लिए उनको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वायु इसका एक सशक्त माध्यम है, वायुमंडल जो है। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं।
अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। पर्वत और वह कौन से देश में है? तो अलेघनी जो पर्वत है ये यूएसए में है, ठीक है। जो कैंटाब्रिन पर्वत है वह स्पेन में है। एल्ब्रूस पर्वत कहाँ पर है? ईरान में। मैकेंजी पर्वत कनाडा में। अब देश और राजधानी पूछी है, तो बरुंडी किसकी राजधानी है? बुजुम्बुरा। बरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। लाओस की राजधानी क्या है? बमाको। माली की राजधानी क्या है? वियंतियाने। अगला सवाल है सूची मिलानी है। खार्तूम, खार्तूम कहाँ पर है? नील नदी पर। ब्राज़ाविले ज़ेरे नदी के तट पर है। रोटरडेम राइम नदी के तट पर है। पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर है। अगला सवाल है नदी और बांध को मिलाना है, तो कोलोराडो नदी पर हूबर बांध है। दामोदर पर पंचेत हिल है। नील नदी पर असवान बांध है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। 62 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मसाई जो प्रजाति है वो पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। कोंगो वोंगो प्रदेश में पाई जाती है या पश्चिम अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में नहीं पाई जाती है मसाई। ये ऊपर सहारा प्रदेश में यहाँ पर इस तरफ पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है? तो गोल्डन क्राइसेंट में कौन से देश आते हैं? तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, जहाँ पर अफीम का व्यापार होता है। ये तीनों देश जो हैं वो गोल्डन क्राइसेंट यानी स्वर्णिम अर्धचंद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला 64 नंबर का सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, तो जो मोरक्को है मोरक्को में एटलस पर्वत पाया जाता है, तो यह सही हो जाता है। एटलस पर्वत जो है मोरक्को में पाया जाता है, तो ये सही है। ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले है, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया कि किम्बरले क्या कहते हैं, प्लेटो की बात हो रही है या किम्बरले सिटी की बात हो रही है, इसकी वजह से इसमें डाउट पाया जाता है। लेकिन मोरक्को में एटलस पर्वत पाया जाता है, ये एकदम क्लियर है। औद्योगिक क्षेत्र और देश को मिलाना है, ठीक है। तो किंकी कहाँ पर है? जापान में। कैंटन चीन में है। लॉरेन कहाँ पर है? फ्रांस में। और बेलो हॉरिजेंटल कहाँ पर है? ब्राज़ील में। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में क्या है? भारत में जो है वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका दोनों जगह पर है। सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों जगह पर है। लेजिस्लेचर द्विसदनीय विधायिका दोनों जगह पर है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था दोनों जगह पर नहीं, बस खाली भारत में ही जुडिशियल रिव्यू है। तो जो डी स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, पार्ट 4 के अकॉर्डिंग, ये भी सही है। DPSP, तो चारों ही स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? ठीक है, सत्य पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, तो यही स्टेटमेंट सही हो जाता है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना यह हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल है। ठीक है, तो 20 जो है इसका सही आंसर हो जाता है। अगला सवाल है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि सभी जगह पर जो है दोनों सदन नहीं है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे, तो 1, 3 और 4 इसका जो है सही आंसर हो जाता है। 71 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ए जो है ऑप्शन, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है, जो कि गलत है। आपको पता है धन विधेयक बस खाली लोकसभा में लाया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। एक ही ऑप्शन है डी, तो इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, जो कि गलत हो जाता है। राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है, जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसे ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, जो अन्य न्यायालय के लिए बाध्यकारी होते हैं, तो यह स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। अगला सवाल 74 नंबर,
74 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को नहीं हुआ था। 73वां जो संविधान संशोधन है वह 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। इस हिसाब से जो ये बी स्टेटमेंट है ये सत्य नहीं है। अगला सवाल है, नीचे दो व्यक्ति दिए गए हैं जिनमें से कथन और कारण वाला सवाल आ गया है फिर से। कथन है, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, तो सही हो जाता है। दूसरा है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय नहीं है, इसको 1992 में संसदीय विधि द्वारा बनाया गया था, तो एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो जो ये जो कारण है यह मतलब निकाय नहीं है, तो ये कारण भी मतलब सही हो जाता है, लेकिन यह इसकी जो क्या कहते हैं व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो दोनों ही सही लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला सवाल है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो आपको पता है कि जो सरकार बनी थी 38 में, उसको 1939 में उसने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वहाँ पर जो भारत को मतलब उसका सदस्य मान लिया गया था, लेकिन जो भी यहाँ पे सरकार बनी थी उस सरकार की सहमति नहीं ली गई थी। ठीक है, तो इसका एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है डी। अगला 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। सही बात है। इससे अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह भी सही बात है। तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। यह भी सही है, हमारे पास कोई ऐसी विधि नहीं है कि हम किसी को बाध्य कर सके। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं इसके वो सही हो जाते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो मूल कर्तव्यों के बारे में कौन से कथन सही देखा जाता है। मूल कर्तव्य रीट अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकते हैं, तो यह गलत हो जाता है। मूल अधिकार जो है वो रीट अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित होते हैं, ना कि मूल कर्तव्य। दूसरा है, मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से इसका भाग है। नहीं, यह बाद में लाए गए थे। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के अनुसार संविधान का एक भाग बने, ये सही हो जाता है। फिर मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, यह भी सही हो जाता है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन और कारण वाला सवाल आ गया है। कथन है, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह गलत हो जाता है। संविधान संशोधन करना आवश्यक है। 106 नंबर का संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कारण है, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। तो यह सही हो जाता है, उनकी मर्जी है तो वह अपनी 33% सीटें महिलाओं को दे सकते हैं। ठीक है, तो बस खाली इसका कारण सही है लेकिन कथन गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कथन है, समान सिविल संहिता का आदर्श भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में उपवर्णित है, तो यह सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, कुछ विषयों में भारत में उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय की अधिक विस्तृत शक्तियाँ दी गई। जी, रीट अधिकारिता में आप देखेंगे तो उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत शक्तियाँ दी गई। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत का उच्चतम न्यायालय देश के लिए प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न्यायालय भारत के संविधान के अधीन 1950 में स्थापित किया गया था। तो यह तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 81 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें होंगी। तो यह जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अभी बस खाली ये मतलब पंचायती राज के समय नहीं आया था। अभी बस खाली कुछ ही ऐसे राज्य हैं जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इन सभी राज्यों में ऐसी मतलब क्या कहते हैं नियम है कि जिनकी भी 2 से अधिक संतानें हैं वो पंचायती राज में निर्वाचन नहीं कर सकता। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाला वेतन में असमानता है। तो यह गलत हो जाता है, क्योंकि असमानता नहीं है, समानता है। अधिकार और वेतन दोनों समान है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने के हकदार हैं जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो ये सही हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो यह भी सही हो जाता है। ठीक है,
अगला है कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा नहीं 5 62 नहीं 6 65 6 65 आप याद रखिएगा, 6 साल या 65 वर्ष, ठीक है, की आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के कार्य के बारे में पूछा गया है। वित्त आयोग किसमें? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग आता है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग देखने को मिलता है। इसमें जो इसके कार्य होते हैं, भारत की संचित निधि के से धन निकालने की अनुमति देना, यह वित्त आयोग का बिल्कुल काम नहीं है, ठीक है। प्राप्त करों को राज्य के भागों में बांटना, यह वित्त आयोग का कार्य है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, यह वित्त आयोग का कार्य है। और जो अगर राज्य का जो वित्त आयोग होता है, केंद्र का अलग वित्त आयोग होता है, राज्य का अलग वित्त आयोग होता है। अगर राज्य का वित्त आयोग कहता है कि नगर पालिका और पंचायत के लिए नियमित राशि व संसाधनों का निर्धारण करे, तो उसके अनुशंसा पर वित्त आयोग क्या कहते हैं, ये कार्य कर सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कोई भी कार्य के लिए वित्त आयोग कभी मना नहीं करेगा, उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाता है। बाकी दो कार्य जो मैंने आपको अलग से बताए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ पूछ रहा है। न्यायिक पुनरीक्षण आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनरीक्षण आता है। इसके अंदर पहला स्टेटमेंट है, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह सही हो जाता है, पहला कथन। यही जो है, यही पुनरीक्षण का, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, ठीक है। अगला सवाल है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? तो आर्टिकल 176 के अकॉर्डिंग आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कम नहीं होती, बढ़ जाती है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो यह स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि मतलब जो मायोपिया होता है मनुष्यवाद दृष्टि दोष है, जिसमें मनुष्य क्या करता है, किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले फोकस होता है। यहाँ पर मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष में, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है। ये घटना चेक में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? इटली में। इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार है, जिसकी रचना 1173 ईस्वी में हुई, ठीक है। 1173 ईस्वी में हुई। यह झुकी हुई गिर नहीं जाती है क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र में जाने वाली जो इसकी लाइन है वो ध्वजा लाइन यह तल के अंदर रहती है, इसीलिए गिर नहीं पाती है, ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नाभिकीय विखंडन से, और उसके व्यंजक को आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह उसी से उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर 91 नंबर का क्वेश्चन सूची को मिलाने वाला है। भंजन किससे? पेट्रोलियम से संबंधित है। भंजन होता है तो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। प्रगलन से क्या होता है? ताम्र होता है। हाइड्रोजनीकरण से क्या होगा? खाद्य वसा का उत्पादन होगा। बलनीकरण से रबर होगा, ठीक है। अगला कथन करने वाला सवाल आ गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत में अनाच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। तो कथन सही हो जाता है। कारण है, जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो यह जो है यह गलत हो जाता है। तो इसमें बस खाली कथन सही है, कारण गलत है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल दूध, एसिटिक अम्ल सिरके में, साइट्रिक एसिड नींबू में, और ब्यूटारिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में, ठीक है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ई कहाँ प्राप्त होगा? विटामिन के कहाँ? अल्फा घास में पाया जाएगा। विटामिन डी कहाँ पाया जाएगा? कार्ड यकृत तेल में। विटामिन ई सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? गेहूं भ्रूण के तेल में। और विटामिन सी सबको बताएं नींबू में, ठीक है, खट्टे पदार्थ में। अब इसमें पूछा गया इसमें से हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन है। लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है,
और फॉस्फोरिलिपिड कौन सा है? लेसिथिन जो है वो एक प्रकार का फॉस्फोरिलिपिड है और पॉलीथीन जो है एक प्रकार का बहुलक है। अब ये दिवस और कौन से दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व तापेतिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस सबको पता है 16 सितंबर को। ठीक है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन अस्थि दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अगला सवाल है, संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE वॉइस और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच में क्या अंतर है? तो पहला स्टेटमेंट है, LTE को साधारणतः 3G के रूप में, 3G जहाँ आ गया वहीं गलत हो गया, ये 4G है भैया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इसमें क्या है? LTE डेटा ओनली तकनीक है और VoLTE वॉइस ओनली तकनीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। LTE में ऐसा होता है कि अगर बात करना है तो इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा। VoLTE में बिना इंटरनेट ऑन किए भी हम बात कर सकते हैं, तो नेट और बात दोनों हो सकती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है इसके अंदर इनकरेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे में भेजा गया है, वह क्या कहलाता है? स्पूफिंग। इसको स्पूफिंग कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, आनुवांशिक परीक्षण जेनेटिक स्क्रीनिंग। जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है? किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए DNA का विश्लेषण करना, यही जेनेटिक स्क्रीनिंग कहलाता है। 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। 101 नंबर का क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम क्या होता है? उत्पादक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। क्यों? क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर जैसे हम खास श्रृंखला में जैसे जैसे अंदर जाते जाते हैं, जो ऊर्जा होता है उसका ह्रास हो जाता है। मतलब उत्पादक अगर 100 यूनिट एनर्जी अगर बनाता है तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा उसके पास इससे 10 गुना कम हो जाएगी, मतलब 10 ही एनर्जी पहुंचेगी। सेकेंडरी के पास बस खाली इससे 10 गुना कम हो जाएगी, एक ही पहुंचेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? नंबर कम होता जाएगा। तो जो उत्पादक होंगे सबसे ज़्यादा होंगे, शाकाहारी जो होंगे वो मांसाहारी से भी ज़्यादा होंगे। तो सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। 102 नंबर का सवाल है, जैव वानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कितनों में से कौन से सही नहीं है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, तो गलत हो जाता है। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, तो यह सही हो जाता है। जैव वानिकी और पारिस्थितिकी दोनों एक ही चीज़ है। थर्ड स्टेटमेंट है, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है, तो यह स्टेटमेंट जो है इसका सही हो जाता है। 2 और 3 जो है वो सही हो जाते हैं। 103 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस बनाने में अपना योगदान देते हैं, जो कि सही हो जाता है। ठीक है। फिर है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी? हाँ। भूमंडलीय उष्णता से क्या होगा कि गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगी। ठीक है। समय से पूर्व आम में बोर आने लगे? हाँ, देखिए आप देखिए कि समय से पूर्व आम में बोर आने लगे। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा ये अगर भूमंडलीय उष्णता होगी तो। अगला सवाल देखते हैं। 105 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कार्बन व्यापार जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं आया था, तो डी है वो है इसका सही आंसर बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें अवस्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ चोटी अवस्थित है। अगला सवाल है, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे क्या हैं? तो वे हैं, वायु, मृदा और जल का रेडियोधर्मी दूषण भी है, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति भी है, रेडियोधर्मी अवशिष्ट का निस्तारण भी है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला 108 नंबर का क्वेश्चन है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूटों की सहायता से सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो इसमें जो धूल कण है इसमें जो है स्टेटमेंट मिलाना है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। ठीक है। फिर जो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करेंगे? कैंसर पैदा करेंगे। धूल कण क्या करेंगे? धूल कण स्वास्थ्य संबंधी नाक में जाएंगे और हमारे फेफड़ों को खराब करेंगे। शीशा क्या करेगा? केंद्रीय नर्वस सिस्टम को खराब करेगा। ठीक है। फिर अगले सवाल को देखते हैं। 109 नंबर का सवाल है कथन और कारण का। कथन है, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर होता है, जो कि आपको पता है कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर होता है। ठीक है। क्योंकि जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती है। धरातल की कुछ ऊंचाई पर ही वह धूल, गैस आदि की एक परत बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है।
फिर जो कारण है, मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, यह जो कारण है वो गलत हो जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो खाली वो गलत है और कारण जो है वो पहला स्टेटमेंट सही है, कारण जो है वो गलत हो जाता है। अगला है पारिस्थितिकी के संबंध में स्टैंडिंग स्टे किसका द्योतक है। स्टैंडिंग स्टे क्या कहलाता है, ठीक है। तो किसी निश्चित समय के दौरान मृदा में उपस्थित अजैविक पोषक तत्वों की मात्रा का जो द्योतक होता है ये स्टैंडिंग स्टे, ठीक है। स्टैंडिंग स्टे क्या है, सजीवों को वृद्धि करने, प्रजनन करने और शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित करने के लिए पोषक तत्वों को निरंतर आपूर्ति आवश्यक होती है, ठीक है। किसी निश्चित समय के दौरान मृदा में जो पाया जाता है, मृदा में क्या क्या कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब जो अजैविक पोषक तत्व होते हैं, इसकी मात्रा को स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक प्रणालियों में और मौसमी आधार पर भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। तो सी जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। 111 नंबर के सवाल पे आते हैं। 111 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, आर्द्र भूमि जैव विविधता के दृष्टिकोण से अनुपयोगी होती है, ठीक है। तो यह जो है यह गलत हो जाता है, क्योंकि आर्द्र भूमि जो है वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, आर्द्र भूमियाँ बाढ़ नियंत्रण में प्रभावी हैं और तलछट कम करती हैं, जो कि सही हो जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, आर्द्र भूमियाँ समुद्री तट रेखा को स्थिर करती हैं, समुद्र द्वारा होने वाले कटाव को तटबंध की रक्षा करती हैं, तो ये भी सही हो जाता है। आर्द्र भूमि क्या होती है, आर्द्र भूमि क्या होता है, स्थल और जल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है, ठीक है। मतलब पानी आ रहा है, पानी और यहाँ पे जमीन है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा जहाँ पे पानी और जमीन दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, उस संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। यह जीवों के अधिक उत्पन्न होने से यहाँ पर क्या होते हैं, जीव जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसलिए जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह उपयोगी और समृद्ध है। यहाँ वनस्पतियों का शीघ्र विकास होता है, क्योंकि पानी उनको मिलता रहता है। जो जब नदी होती है वो कटाव कर करके अलग अलग खनिज पदार्थों को लेकर आती है, तो वनस्पति यहाँ पर विकसित होते हैं, जिसके कारण जो जीव होते हैं यहाँ पर उत्तम प्रकृतिवास करते हैं, ठीक है। इसलिए जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह बहुत उपयोगी है। अगला 112 नंबर का सवाल है, सामान्यतः 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल को अक्सर समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस पहल को सबसे अधिक प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए, यह इसको सबसे ज़्यादा प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। 30x30 लक्ष्य क्या है, सरकारों के लिए 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और महासागर क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करने के लिए एक विश्वव्यापी पहल है। लक्ष्य को विज्ञान में 2019 के एक लेख प्रकृति के लिए एक वैश्विक सौदा के रूप में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। अगला 113 नंबर का सवाल है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो तभी तो समृद्धि हो पाएगी, कृषि का पुनरुद्धार होगा तभी समृद्धि हो पाएगी, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता होगी, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल है। तीनों होगा तभी तो हम समृद्धि कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। 114 नंबर का सवाल है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो लगान का विनियमन होना चाहिए, सही है। अवधि की सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी सही है। पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा होनी चाहिए, हाँ ये सब सही है। जो पट्टेदार होंगे वो सब जानते होंगे कि पट्टेदारी की जो अवधि होती है कभी भी ले लिया जाता है, कभी भी छीन लिया जाता है, तो अवधि की उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और पट्टेदारी पर जो है वो स्वामित्व की एक जिसको भी स्वामित्व दिया गया उसकी घोषणा होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो जो तीनों 1 2 3 इसके जो है वो सही आंसर हो जाएंगे। 115 नंबर का सवाल है, पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था, ठीक है। तो इसका आंसर है 60। पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव ने 60 माइक्रो रीजन्स में इसको विभाजित किया, ठीक है। 116 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है, तेल कंपनियां करती हैं, ठीक है। नियंत्रण मुक्त पदार्थ बन चुका है ये सब जो है, इसलिए तेल कंपनियां क्या कहते हैं इसका निर्धारण करती है। अगला सवाल है, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय मुंबई में है। खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का गठन कब किया गया था, 1957 में इसका गठन किया गया था। और यह आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो कहाँ पर एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो जो तारापुर समिति है यह बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है। तारापुर समिति किसे पूंजीगत खातों में रुपए की परिवर्तनीयता की सलाह तो गठित की गई थी, जो मैंने आपको इसके पहले वाले टेस्ट नंबर 1 में बताया है, ठीक है। अगर आपने टेस्ट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अब सूची का मिलान करना है, तो सूची में जो है जो 9वां वित्त आयोग है
उसका क्या कहते हैं, अध्यक्ष कौन थे नवे वित्त आयोग के? तो NKP साल्वे जी जो थे, वही जो थे नवे वित्त आयोग के क्या कहते हैं अध्यक्ष थे। फिर 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष KC पंत थे। 11वें के कौन थे? 11वें के थे AM खुसरो। 12वें के C रंगराजन। ठीक है, तो 119। अब 120 नंबर के सवाल पे आते हैं। इसमें भी योजना और कार्यक्रम से इसको मिलान करना है। तो प्रथम योजना किससे? सामुदायिक विकास से संबंधित है। द्वितीय योजना किससे? तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित है। ठीक है। तृतीय योजना किससे संबंधित है? तृतीय योजना जो है आधारभूत उद्योगों की प्रसार से संबंधित है। चतुर्थ योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ संबंधित है। और जो पंचम योजना है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित है। यह जो क्वेश्चन ये भी मैंने आपको क्या कहते हैं इसके पहले वाले टेस्ट में कराया हुआ है। फिर सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 आ गई। इसके अंदर क्या कहते हैं ऑप्शंस वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका आंसर होगा डी होगा 4 3 2 1। ठीक है, ईयर के हिसाब से मिला लेना कौन सी योजना कौन सी ईयर में आई थी। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना ही वैश्वीकरण है। कि जो बाहरी कंपनियां विदेश की, जैसे जापान की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, ये सब जो कंपनियां हैं यहाँ पर आके बाधा मुक्त रूप से काम कर सके, वही उसी को ही वैश्वीकरण कहा जाएगा। ठीक है, ओपन इकोनॉमी बना देना, कुल मिला के वही वैश्वीकरण है। फिर 123 नंबर का सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन है। भारत में जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध है बाल आयु जनसंख्या से। यही जो है ये इसका गलत हो जाता है। यह बाल आयु नहीं, वृद्धों की जनसंख्या के बढ़ते अनुपात से संबंधित है। ठीक है, आयु भूकंप जो किससे संबंधित है? वृद्धों की जनसंख्या के बाल जो वृद्ध होते हैं उनकी जनसंख्या का जो अनुपात बढ़ रहा है उससे संबंधित है। 124 नंबर का जो सवाल है उत्तर प्रदेश में इमारत और वो कौन सी स्थान पर है? सूची को सम्मिलित करने वाला सवाल है। तो 84 गुम्बद जो है वो जालौन में है। ठीक है, और जामा मस्जिद कहाँ पर है? जामा मस्जिद है मुरादाबाद में। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। 125 नंबर का सवाल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कौन से हैं? तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो यह सही है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो यह गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। फिर हमारे पास क्या कहते हैं सूची को सुमेलित करने वाला सवाल आ गया है। अब इसमें सूची मिलानी है कि जो कौन से जो मतलब ये जो हैं जो क्षेत्र हैं वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो सोनभद्र है वह चूने के पत्थर से संबंधित है। इलाहाबाद शीशे वाली बालू संबंधित है। फिर जो ललितपुर है वो तांबे से संबंधित है। और मिर्ज़ापुर जो है वो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से संबंधित है। ठीक है, 127 नंबर का सवाल है। इसमें भी सूची मिलाने वाला सवाल आ गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, ये निराला आ गए। ठीक है, और फिर रघुपति सहाय जी, इनको फिराक गोरखपुरी कहते हैं। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन कहते हैं। और धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला सवाल है 128 का जिला और लोकप्रिय उत्पाद से संबंधित सवाल आ गए हैं। इसमें जो प्रतापगढ़ है वह अमरूद जैली यहाँ पर क्या कहते हैं प्रतापगढ़ से नहीं मिलती। ठीक है, तो यह जो है यही इसका सही आंसर हो जाता है। 129 नंबर का सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का जनसंख्या घनत्व में संबंध में सही आरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर असम, फिर हरियाणा। ठीक है, गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा। निम्नलिखित जगहों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। जनगणनावश और भारत में लिंगानुपात। ठीक है, तो जो डी है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। 131 नंबर का सवाल है जनसंख्या का आकार और उसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। यह कथन है और कारण है। उस व्यावसायिक समूह की प्रजनन जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती है तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है।
अब इसमें क्या है कि जनसंख्या का संरचना यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति आदि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। इसी प्रकार कामकाजी महिलाओं की प्रजननता गैर कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा कम होती है। अतः कथन और कारण इसके दोनों सही हो जाते हैं और जो है इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 132 का। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला के 15वें स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए आप, 15वें स्थान पर क्या आना चाहिए? 15वें स्थान पर आ जाएगा अक्षर एस। ई ई आई ओ यू को अगर हटा देंगे तो 15वें स्थान पर एस आ जाएगा। यदि आप 1 से 100 तक सारी संख्या लिखेंगे तो कितनी बार 3 लिखेंगे? ठीक है, 1 से 100 तक गिनने पर 1 से 29 तक लिखने पर 3 कितनी बार आएगा? एक बार 3 आएगा, फिर कब आएगा? 13 आएगा, 13 आएगा, उसके बाद कब आएगा? 23 आएगा, 3 बार इसमें आएगा। ठीक, फिर 30 से 40 तक लिख के देखो तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 कितनी बार आया? 11 बार। 3 हो गया, 11 ये 3 है, फिर ये 11 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम 41 से 100 तक देखेंगे तो कितना? 43, फिर 53, 63, 73, 83, 93, ऐसे 6 बार आया। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ दो। 11 4 15, 11 4 15, 5 20। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं: प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका, शीर्षक। इसमें बताए पहले क्या आएगा। ठीक है, तो एक पहले क्या आएगा? पहले शीर्षक आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? फिर विषय सूची आएगी, फिर प्रस्तावना आएगी, फिर अध्याय आएंगे, फिर अनुक्रमणिका आएगी। ठीक है, अगला सवाल है 25 पर्यटकों में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, अब 5 गुजराती के साथ ही मराठी बोल सकते हैं। तो गुजराती, मराठी और दोनों ही भाषा बोलने वालों के लिए वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। इस वेन डायग्राम से इसका आंसर निकालेंगे तो 25 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 15, 17। 25 माइनस 17 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। 8 इसका जो होगा आंसर होगा। 136 नंबर का सवाल है। एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से कटने के लिए कुछ संख्या की शर्तें थी। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काट लिया। उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की। वह 25 मिनट में कितने थान काट लेगा? ठीक है, तो प्रत्येक थान की लंबाई के 11 टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, तो कुल 10 कट लगाना पड़ेगा। 11 टुकड़ों में काटना, एक कपड़ा है उसको अगर 11 टुकड़ों में काटना है तो कुल 10 कट लगाएंगे, तब जाके 11 कपड़े बनेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में काटे गए थानों की संख्या कितनी होगी? 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाएगी। ठीक है, तो 50/5। 5 कट। ठीक है, 5 कट तो 25 मिनट में 25 गुणा 5 125 थान 25 मिनट में वो काट लेगा। अगला सवाल है 4 संख्याओं के एक समुच्चय पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा संख्या 6, 14, 54, 149 प्राप्त होगा? ठीक है, 6, 14 तो इसके वर्ग में 1 जोड़कर, इसके घन में घटाकर, इसके वर्ग में 5 जोड़कर। ठीक है, तो अगर 5 जोड़े, ठीक है, तो 1 में 1 के वर्ग में अगर 5 जोड़े तो 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1, 3, 5, 7, 3 के वर्ग में अगर 5 जोड़े 3 3 14 आएगा। फिर उसके बाद 7 के वर्ग में अगर 5 जोड़े तो 54 आएगा। फिर अगर 12 के वर्ग में 5 जोड़े तो 149। ठीक है, 149, हाँ, सब के वर्ग में अगर 5 जोड़ रहे हैं तो ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर बन जाता है। 138 नंबर का सवाल है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, तो क्लच, ब्रेक, पहिया, ये सब गाड़ी का है, लेकिन गति जो है वो गाड़ी का एक फिजिकल अंग नहीं है। 139 नंबर का सवाल है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, चमेली, अनार जो है वो क्या कहते हैं? फल है, बाकी सब फूल है। ठीक है, लुप्त संख्या ढूंढनी है। इसमें पहले त्रिभुज में देखो तो 8 का 7 से गुणा करेंगे, उसमें 9 जोड़ेंगे तो 65 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 8 से 3 का गुणा करेंगे, 8 3 24, 24 में 10 जोड़ेंगे 34 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जीके के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम हिंदी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हिंदी का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो मयूर है वो तत्सम शब्द है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो भक्त तत्सम शब्द है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द पहचानना है। तो बहरा इसमें तद्भव शब्द है। अगला है, पनही शब्द किसका तत्सम स्वरूप है? तो पनही जो है वो उपानह, उपानहा को ही आजकल पनही कहते हैं। तो पनही जो है उसका तत्सम स्वरूप है। नारियल शब्द किसका? तो नारिकेल का तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दिन जो है वो तत्सम है। ठीठ शब्द का तत्सम क्या है? धृष्ट, धीठ, धृष्ट को धीठ कहते हैं। भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भतीजा का है भातृज। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है इसमें 10। निम्न इनमें से तत्सम और तद्भव शब्द का एक युग्म गलत है। तो प्रिय का प्रिया जो बन गया है ये गलत है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्धि करनी है। तो मुझे बड़ी भूख लगी है, यह वाक्य जो है वो अशुद्ध है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा गया है। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यह जो वाक्य है यह शुद्ध हो जाता है। अगला सवाल है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इस वाक्य का शुद्ध रूप है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, यह सवाल पूछा गया है। तो राम ने रोटी खाई है, या जो है यह शुद्ध वाक्य हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक चला गया। ठीक है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, या जो है यह अशुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इस समय 4 बजे हैं, यह एक शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? अब इसमें देखेंगे आप, तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, या जो है ये अशुद्ध वाक्य। ठीक है। अगला सवाल है, शुद्ध वाक्य इसमें ढूंढना है। शुद्ध वाक्य अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, या शुद्ध वाक्य है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो भुक्खड़ होता है, भुक्खड़, न कि भुक्खड़। तो ये जो है ये गलत हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है? तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, यह वाक्य जो है वो शुद्ध है। अगला सवाल है 161 नंबर का, जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए क्या है? स्वेज। उसको जो पसीने से उत्पन्न हो उसको स्वेज कहा जाता है। ठीक है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? मंथर। देवताओं का जो उपवन होता है उसको क्या कहा जाता है? नंदन कानन। नंदन कानन जो है देवताओं का उपवन कहा जाता है। बहुत तेज चलने वाला क्या कहलाता है? द्रुतगामी। खलवाड़ शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो जिसके सिर पर बाल ना हो उसको खलवाड़ कहेंगे। ठीक है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या कहेंगे? उद्भिज। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपहरण। कहाँ है ये रहा, अपहरण। ठीक है। फिर अनुश्रित शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? परंपरा से सुना हो उसको अनुश्रित कहेंगे। ठीक है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? ठीक है। पांडुलिपि जो है पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति के लिए जो होती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनिए। तो धर्म कर्म। ठीक है। धर्म अधर्म होगा। संकीर्ण का विलोम क्या कहलाएगा? संकीर्ण का विलोम जो होता है विस्तीर्ण। ठीक है। फिर यह है, निम्नलिखित में से भिग का विलोम क्या होता है? भिग होता है अनभिग, भिग अनभिग। अब फिर यही है कि विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? तो आविर्भाव विभाव, ये जो है गलत युग्म है। अगला है, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम का विलोम शब्द इसमें होगा आलस्य। सही विलोम युग्म इसमें से कौन सा है? तो गुप्त मुक्त। फिर धृष्ट का विलोम पूछा गया है। धृष्ट का विलोम होगा विनम्र। प्रधान का विलोम पूछा गया है। प्रधान का जो विलोम होगा वो होगा गौड़। विशिष्ट का विलोम पूछा गया। विशिष्ट का विलोम होगा सामान्य। इप्सित शब्द का विलोम पूछा गया। इप्सित शब्द का विलोम होगा अनिप्सित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची है मराल। वीरत का पर्यायवाची पूछा गया। वीरत का पर्याय होता है यश या तो ख्याति।
इनमें से मोर का पर्यायवाची कौन सा होगा? मोर का पर्यायवाची होगा कलापी। पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा गया है, पृथ्वी का पर्यायवाची होगा अचल। नगर का पर्यायवाची पूछा गया, नगर का पर्यायवाची होगा चतुर। तृण का पर्यायवाची पूछा गया है, तृण का पर्यायवाची होगा तिनका या घास। देवता का पर्यायवाची होगा विबुध। ओघ का पर्यायवाची होगा ढेर का। फिर अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? ताम्रचूड़ यानी मुर्गा। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो उरग जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन सा है, ये हमको पता करना है। तो ये जो गरीब, सूखा, पीला सा, ये सभी क्या है? गुणवाचक पर्यायवाची हैं। ठीक है, गुणवाचक मतलब संज्ञा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है ये हमको पहचानना है। तो जो विद्वान जो है, विद्वान ये विशेषण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है ये पूछा गया है, तो घरेलू शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है यह पूछा गया है, तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह परिमाणवाचक विशेषण है। कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठ का विशेषण होगा कंठ्य। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर जो है इसमें गुणवाचक, गुण बता रहा है। ठीक है, विशेष वह शब्द होता है, विशेष की परिभाषा पूछी गई है, तो विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द का विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। ठीक है, जैसे रामायण की विशेषता बताएगी तो रामायण विशेष हो गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि बताइए। तो धीरे धीरे खेती वे उसी समय अधिक करने लगे, तो ये जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वे उस समय खेती अधिक करने लगे। फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य का चिन्हित कीजिए, तो रात को कम खाना चाहिए, परिमाणवाचक है। ठीक है, फिर विशेष के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफ़ेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहा जाएगा? तो उद्देश्य विशेषण। इसके साथ में सेकंड टेस्ट, इस श्रृंखला का सेकंड टेस्ट पूरा होता है। मैं आपसे विदा लूँगा। नमस्कार।